All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Okay, last class में अपन स्टडी करिए the PCM pulse code modulation, and today we will discuss about the next part of the pulse code modulation, that is the adaptive delta modulation. In previous class we have to study about the pulse code modulation. So there will be the disadvantage of the PCM is that it is required large bandwidth. There is in case of PCM there is a disadvantage is that it is required a large bandwidth. Because of that, bandwidth is related to number of bit is transmitted. जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, when we consider the 3 bits 8 quantization level, तो obviously वहाँ bandwidth lower रहेगी, but when we are increasing the number of quantization level, so we are required the more number of bits to represent the particular levels, so that's why the bandwidth is increased. मतलब जैसे number of bits अपन increase करते जाएंगे, PCM में bandwidth क्या है, increase होती जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट क्लास में अपन ने देखा 3 बिट्स 7 लेवल्स थे, नंबर ऑफ बिट्स की कितनी रिक्वायरमेंट थी, 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट थी. तो अल्टीमेटली एक अपन ने एनालॉग सिग्नल लिया, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने कन्वर्ट करे, 1 2 3 4 5 सैंपल्स अपन ने क्रिएट करे बाय यूजिंग सैंपलिंग प्रोसेस. आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द क्वांटाइजेशन प्रोसेस. क्वांटाइजेशन प्रोसेस में लेबलिंग प्रोवाइड करी, लेबलिंग प्रोवाइड करने के बाद एनकोडिंग प्रोसेस करा, एनकोडिंग प्रोसेस करने में ये वाला सैंपल या सिग्नल जनरेट हुआ. तो अब ये देखो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, 15 बिट्स की. तो ऐसा कोई प्रोसेस लगाया जाए, 15 बिट्स की ट्रांसमिट है, पर ऐसा कोई प्रोसेस लगाया जाए कि वो एक सैंपल के लिए केवल 1 बिट ही काम करे. 1 बिट से अपन उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं. यहाँ 3 बिट है ना, जैसे पहले सैंपल के लिए 3 बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 1, तो इसको अपन सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर दें. दूसरा वाला सैंपल है उसको भी सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर दें. तीसरे वाला जो सैंपल के 3 बिट्स हैं उसको भी सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर दें. नेक्स्ट फोर्थ वाले उसको भी सिंगल बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट फिफ्थ वाले बिट्स को भी सिंगल बिट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स की कितनी रिक्वायरमेंट रही, 5. तो ऐसी कोई अप्रोच लाएं जिसमें नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस हो. जो अपन बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस बिट्स के रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ बिट्स क्या है, रिड्यूस हो. तो नंबर ऑफ बिट्स अगर रिड्यूस होंगी तो अल्टीमेटली बैंडविड्थ का जो कंजप्शन है, पीसीएम में जो बैंडविड्थ कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो जो उसका डिसएडवांटेज है पीसीएम सिस्टम में, बिकॉज ऑफ दैट इट इज रिक्वायर्ड लार्ज बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करके उस डिसएडवांटेज को अवॉइड कर सकते हैं. आई बात समझ में, मतलब 15 बिट्स की जगह अपन ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करें जो 5 बिट्स में काम अपना हो जाए. इज इट क्लियर? तो जो नेक्स्ट अप्रोच है वो नेक्स्ट अप्रोच का यही एडवांटेज है. नेक्स्ट अप्रोच इज द अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन. नेक्स्ट जो अप्रोचेज हैं वो इसी पे वर्क करेंगे, डेल्टा मॉड्यूलेशन है, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. डेल्टा मॉड्यूलेशन में सिंपल वही है, जहां अपन 3 बिट से एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां 3 बिट की जगह अपन केवल सिंगल बिट से ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज द डेल्टा मॉड्यूलेशन. और दूसरे फॉर्मेशन में अपन क्या कह सकते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन को, डेल्टा मॉड्यूलेशन इज ए 1 बिट पीसीएम सिस्टम. डेल्टा मॉड्यूलेशन इज ए 1 बिट पीसीएम सिस्टम. जैसे पीसीएम में अपन 3 बिट से 4 बिट से किसी सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर डेल्टा मॉड्यूलेशन में केवल सिंगल बिट से ही अपन सैंपल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और वो कैसे होगा देखो अभी. फॉर एग्जांपल ये अपन ने सिग्नल लिया, इसमें एनालॉग सिग्नल कौन सा है, ये वाला सिग्नल. दिस इज द ये एनालॉग सिग्नल लिया, इसके लेवल डिसाइड करें, फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर ऑफ लेवल डिसाइड कर दिए। ठीक है, सैंपलिंग करिए अपन ने। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, इसके सैंपल्स बनाए। सैंपल्स बनाने में क्या है, जैसे ये फर्स्ट सैंपल ले लिया, ये सेकंड सैंपल ले लिया, थर्ड ले लिया, फोर्थ ले लिया, फिफ्थ ले लिया, सिक्स्थ ले लिया, सेवंथ, एट्थ, इस तरह से अपन ने सैंपल इसके जनरेट करे। ठीक है, सैंपलिंग वाला प्रोसेस हो गया। अब सैंपलिंग वाले प्रोसेस के बाद क्या है कि अपन उसकी एनकोडिंग प्रोसेस करें। सैंपलिंग के बाद क्या करें, उसमें एनकोडिंग प्रोसेस करें। तो उस एनकोडिंग या उस प्रोसेस में अपने को क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, पर डेल्टा मॉड्यूलेशन में केवल सिंगल बिट से अपने को रिप्रेजेंट करना है। अप्रोच क्या है या इसका बेसिक फंडा या बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा डेल्टा मॉड्यूलेशन में, केयरफुली सुनना। इन केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन, the present sample will compare with the previous sample. Okay, present sample is compared with the previous sample. अगर प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से इंक्रीज होगा, 1 डिनोट करेंगे, 1 एलोकेट कर देंगे। डिजिट कौन सा दे देंगे, 1 दे देंगे। बाय द वे, प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अपन उसको कौन सा बिट दे देंगे, 0 बिट अलॉट कर देंगे। क्लियर हुई बात? दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं, दूसरे फॉर्मेशन बताऊं। नेक्स्ट बिट और प्रेजेंट बिट, कोई भी बात एक ही है, या तो प्रेजेंट करो, प्रीवियस करो, या प्रेजेंट करो और नेक्स्ट बिट करो। मतलब नेक्स्ट बिट क्या है, प्रेजेंट बिट से अगर इंक्रीज कर रहा है, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सा डिजिट देंगे, 1। अगर नेक्स्ट वाला अगला वाला डिजिट पिछले वाले डिजिट से रिड्यूस कर रहा है, लोअर में जा रहा है, तो कौन सा डिजिट अपन देंगे, 0। बात है क्लियर? अगर इंक्रीजिंग फॉर्म है 1 देंगे, डिक्रीजिंग फॉर्म है 0 दे देंगे। क्लियर हुई बात? अब यहां देखो, सबसे पहले ये 0 दिया अपन ने, सबसे एलोकेट करा स्टार्टिंग में 0 से, क्यों, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे ये इंक्रीज हुआ, ये 0 था, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते अपन ने क्या दे दिया, 1 दे दिया। ये नेक्स्ट फिर इंक्रीज हुआ, फिर 1 दे दिया। नेक्स्ट फिर इंक्रीज हुआ, 1 दे दिया। फिर इंक्रीज हुआ, 1 दिया। अब यहां से देखो तुम, यहां से क्या है, यहां से पीक आ गया, ये पीक के बाद क्या होने चालू हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ये डाउनवर्ड में आ गया। डाउनवर्ड में रिड्यूस होते क्या दिया अपन ने, 0 दिया। फिर रिड्यूस हुआ, 0, ये 0 आएगा, 0। नेक्स्ट फिर रिड्यूस हुआ, 0 दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ मैं। जैसे ये तो अपन ने सिंपल ऑब्जर्वेशन करा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इधर एक चीज और बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, ये वाले जो सैंपल अपन बना रहे हैं, ये वाला जैसे सैंपल है, ये वाली चीज है, तो इसमें एक चीज और है, ये देखो, that is known as the staircase approximation. That is the staircase approximation. तो इस वाले पीपीटी में या इस वाले फिगर में अपन देखना है कि बेसिकली 2 तरह की लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। एक तो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपने एनालॉग सिग्नल को। रेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है यहाँ पे, स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन, स्टेयर की फॉर्म में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और अप्रोक्सीमेट किसको कर रही है, वो अप्रोक्सीमेशन किसका आ रहा है उसमें, ब्लैक वाली लाइन को या कंटिन्यूअस सिग्नल को। ठीक है, कंटिन्यूअस सिग्नल को। तो अब यहाँ मुझे तुम बताओ, जैसे ये वाला डिक्रीजिंग वाला है ना, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन से लोअर है, ये ब्लैक लाइन से, ऐसे करो, ब्लैक लाइन से और रेड लाइन को कंपेयर करो, ब्लैक और रेड लाइन को अपन कंपेयर करें, तो रेड वाला क्या ब्लैक से बिलो है, तो अपन ने क्या दे दी यहाँ पे, 0। नेक्स्ट फिर रेड वाला ब्लैक से इंक्रीज हो गया, 1। फिर नेक्स्ट फिर रेड वाला ब्लैक से इंक्रीज हुआ, 1। फिर रेड वाला ब्लैक से इंक्रीज हुआ, 1। नेक्स्ट में फिर रेड ब्लैक से इंक्रीज हो गया, 1। नेक्स्ट वाले में रेड क्या हुआ, नीचे आया ब्लैक से, 0।
फिर रेड वाला ब्लैक से ऊपर गया 1, नेक्स्ट फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, फिर लास्ट में क्या हुआ, रेड वाला ब्लैक से क्या अपर साइड में गया 1 हो गया। तो अपन इस तरह से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दैट इज द, ये जो प्रोसेस है, इसको प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन, दैट इज नोन एज द स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि जो टाइम पीरियड है, जो सैंपलिंग टाइम पीरियड है, एक तो वो फिक्स है ब्लॉक के रेस्पेक्टिव, जैसे ब्लॉक की साइज है उसी के रेस्पेक्टिव क्या है, सैंपलिंग पीरियड है। और दूसरे जो इसकी स्टेप साइज है, ये स्टेयरकेस वेवफॉर्म है ना, इसकी स्टेयरकेस वेवफॉर्म है, इसकी स्टेप साइज क्या है, फिक्स है। डेल्टा मॉड्यूलेशन में सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है कि इन केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन स्टेप साइज विल बी कांस्टेंट। स्टेप साइज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे एक और मैं एक और एग्जांपल से बताऊं तुम्हें, जैसे कोई अपन ने सिग्नल ले लिया, इस तरह से ले लिया, जैसे ये कोई सिग्नल ले लिया ब्लैक लाइन से, अब मैं इसका स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन करूं तो कैसे करूंगा, इस तरह से जाऊंगा। इसका स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन कैसे, इस तरह से करूंगा इसका स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन। ये इस तरह से स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन आएगा इसका, ठीक है। अब स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन आने के बाद मैं इसके एलोकेट करता हूँ नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स अपन एलोकेट करें, तो नंबर ऑफ बिट्स एलोकेट करने पे सबसे पहले क्या है, ये 0 आया। नेक्स्ट रेड लाइन ऊपर है ब्लैक लाइन से, 1 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है, एक और 1 आ गया, ये 0 के रेस्पेक्टिव आया, ये 1 के रेस्पेक्टिव आया, ये फिर 1 के रेस्पेक्टिव आया। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने पे क्या देंगे अपन, 0 दे देंगे। फिर दोबारा ये डिक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा अपन क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। फिर दोबारा ये डिक्रीज हो रहा है, ये 0 दे दिया। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये 1 दिया अपन ने। फिर दोबारा इंक्रीज हुआ, ये 1 दे दिया, ये आ गया 1। तो इस तरह से अपन इसके अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, अगले वाले को पिछले वाले से कंपेयर कर रहे हैं। अगला वाला अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 दे दिया, अगला वाला प्रेजेंट वाले से डिक्रीज हो रहा है तो 0 दे दिया। मतलब कंपैरिजन है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है 1 दे दिया, डिक्रीज हो रहा है 0 दे दिया। तो दैट इज डिसाइड द 0 और 1 कैसे डिसाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला इंक्रीज हुआ 1, नेक्स्ट वाला डिक्रीज हुआ 0। तो कंपैरिजन बिटवीन द प्रेजेंट सैंपल एंड द प्रीवियस सैंपल। इज इट क्लियर, ठीक है। ये प्रोसेस आया समझ में, कैसे अपन स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन, कैसे अपन को 0-1 बिट आइडेंटिफाई करनी, क्लियर, ओके। अब ये वाला डायग्राम देखो, अब ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, ये जो अपन सीखा है ना अपनी, जैसे ग्राफिकल फॉर्मेशन से सीखा, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में ये वाला एक्सप्रेशन देखो, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, u ऑफ एन टी एस इक्वल टू u ऑफ एन टी एस माइनस टी एस प्लस माइनस एस, एंड u ऑफ एन टी एस इक्वल टू u ऑफ n माइनस 1 टी एस b ऑफ एन टी एस। इसका मीनिंग क्या है कि अगर अपन इसको इधर शिफ्ट करें, जैसे u ऑफ एन टी एस तो क्या है, प्रेजेंट सैंपल, u ऑफ एन टी एस तो क्या हो गया, प्रेजेंट सैंपल, और u ऑफ n माइनस 1 टी एस क्या हो गया, जस्ट पहले वाला सैंपल, जस्ट प्रीवियस सैंपल, ठीक है। u ऑफ एन टी एस तो क्या हुआ, प्रेजेंट सैंपल, u ऑफ n माइनस 1 टी एस क्या हो गया, जस्ट प्रीवियस वाला सैंपल, ठीक है। जैसे n की वैल्यू अपन ने 10 रखी, तो ये क्या बना, u ऑफ 10 टी एस, ये तो क्या बना 10 टी एस, ठीक है। n की वैल्यू मैंने जैसे 10 रखी है, और ये वाला क्या बनेगा 9 टी एस, तो 9 टी एस क्या हो गया, जस्ट प्रीवियस वाला सैंपल। और कंपैरिजन किसका करना है, प्रेजेंट सैंपल का प्रीवियस सैंपल से। जब अपन जैसे इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो u ऑफ एन टी एस माइनस u ऑफ n माइनस 1 टी एस इक्वल टू b ऑफ एन टी एस।
अब यहाँ देखो इस डायग्राम में देखो, नीचे वाले डायग्राम में अपन क्या देख रहे हैं कि ये इनपुट है एम ऑफ एनटीएस, ठीक है। दूसरा क्या है, एम कैप ऑफ एनटीएस है। ये प्लस माइनस एस स्टेप साइज है। ये यू ऑफ एनटीएस आया, वन टाइम डिले करा, डिले कितने अमाउंट से करना है, टीएस से, यानी वन टाइम से डिले करते ये क्या बन जाएगा, यू ऑफ एन माइनस वन टीएस। और इन दोनों का क्या कर लिया, कंपेरिजन कर लिया, प्लस इधर है और माइनस नीचे है, तो एक्चुअली ये क्या बन के आ जाएगा नीचे, यू ऑफ एनटीएस माइनस u of n minus 1 ts is equals to b of nts bit. b of nts that means the particular bit क्या है, b of nts, b of nts, ठीक है। इसका ये मीनिंग है जो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे m of nts एक्चुअली किसके, m of nts किसके इक्विवेलेंट है, u of nts के। u of n minus 1 ts किसके रिलेटेड है, m कैप ऑफ nts के। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या गया, b of nts। अब बस ये देखना है कि u of nts u of n minus 1 ts से, यानी प्रेजेंट सैंपल u of n minus 1 ts से अगर इंक्रीजिंग है तो क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। भाई जैसे अगर 10 ts इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 9 है, तो 10 माइनस 9 क्या 1 आएगा, तो पॉजिटिव। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर प्रेजेंट सैंपल लोअर है, ये जैसे ये 9 है और ये इंक्रीजिंग है, ये बढ़ गया है, ये 10 हो गया, तो नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से इंक्रीजिंग है, बड़ा है तो 1 आएगा, प्रेजेंट सैंपल प्रीवियस सैंपल से लोअर है तो 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपली क्या है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, कंपैरेटर से। कंपैरिजन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग कंपैरेटर, बाय यूजिंग कंपैरेटर। और ये कंपैरेटर ही है, ये एक्चुअली क्या है, ये वाला जो सेक्शन है, जैसे एक ये वाले ये देखे ना कि एक पॉजिटिव साइन पे, एक पे प्लस है और एक नेगेटिव है, तो ये एक्चुअली क्या सेक्शन है, ये कंपैरेटर है। ये एक्चुअली क्या है, कंपैरेटर। कंपेयर किस किस के बीच में कर रहा है, इनपुट में कर रहा है u ऑफ nts में, और दूसरा u ऑफ n माइनस 1 ts में। क्योंकि वन डिले दे रहे हैं ना, ts का डिले दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया, u ऑफ n माइनस 1 ts, और ये क्या है, u ऑफ nts, u ऑफ n। तो दोनों का कंपैरिजन करा। कंपैरिजन किसे करा, कंपैरेटर की हेल्प से। और फिर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि b ऑफ nts अगर प्लस में आएगा तो 1 दे देंगे, b ऑफ nts अगर पॉजिटिव है तो 1 दे दिया, नेगेटिव है तो 0 दे दिया। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है डीएम रिसीवर। जैसे अपन ने ट्रांसमीटर सेक्शन की स्टडी करी, नेक्स्ट है डेल्टा मॉड्यूलेटर रिसीवर सेक्शन। अब रिसीवर सेक्शन को देखते हैं। एक तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कई बार ये रिपीट करा है कि जब भी अपन रिसीवर सेक्शन की स्टडी करेंगे तो रिसीवर सेक्शन में फिल्टर अपन कौन सा काम में लेंगे, ऑलवेज यूजिंग द लो पास फिल्टर, ऑलवेज यूजिंग द लो पास फिल्टर एट द रिसीवर सेक्शन। अब जैसे डिले अपन कर रहे थे वहां, जैसे डिले को यहाँ कर रहे थे ना अपन, ये ट्रांसमीटर सेक्शन में अपन स्टडी कर रहे थे, तो डिले को अपन क्या कर रहे थे, डिले बाय कितने अमाउंट से कर रहे थे, टीएस अमाउंट से। और टीएस अमाउंट को अपन किससे कर रहे थे, कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो ही अगर अपने को ऑरिजिनल सिग्नल चाहिए तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते, वहां अपन क्या लिया है, एडिशन, ये एडिशन आ गया। अब ये कंपैरेटर नहीं है, ये एडर है। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एडर। जैसे कंपैरेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ट्रांसमीटर सेक्शन पे, तो यहाँ ये क्या है, एडर है। एडर को दैट मींस एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर दैट मींस एक्यूमुलेट करना, ऐड करना। और कितने अमाउंट वाले ऐड करना है, टीएस वाले अमाउंट से, तो आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द डीएम रिसीवर सेक्शन।
मतलब जो अपन वहां सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे यहाँ जी अपन क्या कर रहे थे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे कंपैरेटर में, तो वही सेम अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टर अपन कहाँ काम में लेते हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन पे, तो इसका उल्टा अपन कहाँ करेंगे, एडर कहाँ करेंगे, रिसीवर सेक्शन पे, ये रिसीवर सेक्शन पे, और लास्ट फाइनली किसमें दे देंगे, लो पास फिल्टर में, आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, किसी को कोई डाउट हो तो भी पूछ सकता है। अब इसमें भी कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है डेल्टा मॉड्यूलेशन में। डेल्टा मॉड्यूलेशन में कौन कौन सी एरर है, टू टाइप्स की एरर है, एक तो स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन और ग्रैनुलर नॉइज। स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन और ग्रैनुलर नॉइज, अब उसकी स्टडी करें। यहां देखो, जैसे अब जैसे कोई सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल अपन ने लिया, जैसे कोई एनालॉग सिग्नल कंसीडर करा जिसका स्लोप हाई है, जिसका स्लोप शार्प है, शार्प स्लोप का सिग्नल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो सिग्नल लिया अपन ने इस तरह से, उसका स्टेयरकेस कैसे कर लिया, अप्रोक्सीमेशन, ऐसे सिंपली स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इस तरह से स्टेयरकेस। अब बाय द वे सिग्नल में ऐसा ले लो शार्प स्लोप का, स्लोप बहुत शार्प हो, उसका स्लोप शार्प जैसे ये वाला, ये शार्प स्लोप आ गया, इसका स्लोप क्या आ गया, शार्प आ गया। और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का कर लूं, एक हायर पीक का स्लोप ज्यादा है और एक लोअर पीक का स्लोप ज्यादा है। अब मैं जैसे इसमें अप्रोक्सीमेशन करूं, जैसे कोई, और मुझे स्टेप साइज फिक्स रखनी है, स्टेप साइज फिक्स रखनी है और अप्रोक्सीमेशन करूं, तो कैसे जाएगा, ये इस तरह से है। तो अब मुझे बताओ कि अब यहाँ इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये वाला जो पार्ट है एनालॉग सिग्नल का, इसका कोई अप्रोक्सीमेशन कर पाए क्या अपन, नहीं कर पाए, क्योंकि रेड वाली लाइन इसको टच ही नहीं कर रही है ब्लू लाइन को। क्योंकि क्यों नहीं टच कर पाई, यहाँ तो जैसे इजीली टच कर रही थी, रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को इजीली टच भी कर रही थी, अप्रोक्सीमेशन भी पॉसिबल था। अप्रोक्सीमेशन हुआ तभी जाके अपन कंपेयर कर पाएंगे, कंपेयर करने के बाद ही अपन 0 या 1 बिट अलॉट कर पाएंगे। पर यहाँ अगर इसका स्लोप अगर शार्प है तो ये इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाया, रेड लाइन ब्लू लाइन को अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाई, टच भी नहीं कर पाई, और उसका कंपेरिजन भी नहीं हो पाया। इसी तरह से अगर डाउनवर्ड में भी शार्प स्लोप है तो भी ये नीचे वाले को क्या कर पाया, ये अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाया। और जैसे ही स्लोप अगर सिंपल सा नॉर्मल स्लोप आया तो वहां इसने अप्रोक्सीमेशन चालू कर दिया। आई बात समझ में? तो जब अगर स्लोप हाई है और पॉजिटिव साइड है तो कौन सी एरर इसने क्रिएट करी, स्लोप ओवरलोड एरर। जैसे यहाँ बता रखा है ना कि ये इधर ये स्लोप इंक्रीज होता गया पर इसने अप्रोक्सीमेशन नहीं करा, तो कौन सी एरर क्रिएट हुई, तो ये सिग्नल का तो कंपेरिजन नहीं हो पाया, और कंपेरिजन नहीं हुआ तो 0 और 1 बिट अपन कैसे अलॉट करेंगे, अलॉट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एरर है, अगर स्लोप हाई है पॉजिटिव साइड में तो वो स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसको टच नहीं कर पाया, अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाया। इसी तरह से अगर डाउनवर्ड में है तो वो अपने डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन में, जैसे ये पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इस अगर डाउनवर्ड हुआ है अगर वो अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएगा तो कौन सी एरर हो रही है, वो ग्रैन्युलर नॉइज। पॉजिटिव साइड में स्लोप हायर है, एरर कौन सी आएगी, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप हाई है तो वो अप्रोक्सीमेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में जो वो एरर कौन सी होगी, ग्रैनुलर नॉइज। क्लियर हुई बात? तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में सबसे बड़ा, और ये एरर क्यों आ रही है, बाय द वे अगर इसकी स्टेप साइज में इंक्रीज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो इसकी स्टेप साइज कांस्टेंट है, पर अगर मैं स्टेप साइज इसकी बढ़ा दूं, जैसे यहां तक बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो इसकी अगर स्टेप साइज को मैं वेरिएबल कर दूं तो पॉसिबल है कि वो उसका अप्रोक्सीमेशन कर पाए। बात है समझ में? अगर अपन स्टेप साइज को वेरी कर दें तो वो पॉसिबल है कि वो जो एनालॉग सिग्नल है वो उसका अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल है, और उस केस में ये स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो स्टेप साइज वेरिएबल है, ये वाला कंसेप्ट किसमें आया, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। मतलब पीसीएम का एडवांस फॉर्म कौन सा बना, डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन में भी दो टाइप की एरर आई, कौन सी एरर आई, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन आ गया, ग्रैनुलर नॉइज आ गया। इन दोनों एरर को अवॉइड करने के लिए क्या अप्रोच लगाई साइंटिस्ट ने कि भाई इसकी स्टेप साइज है उसको वेरिएबल कर दो। स्टेप साइज वेरिएबल करोगे तो वो एनालॉग सिग्नल को अप्रोक्सीमेट कर लेगा, उसको टच कर लेगा, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो जब स्टेप साइज वेरिएबल करी तो वो कौन सी अप्रोच कहलाएगी, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन।
सो बाय यूजिंग द अडेप्टिव जैसे नाम से इंडिकेट है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन तो है ही, पर किस फॉर्मेशन का, एडेप्टिव नेचर का। और एडेप्टिव नेचर कैसे क्रिएट हुआ, जब अपन ने स्टेप साइज को क्या करा, वेरिएबल करा। क्लियर हुई बात। So in case of adaptive delta modulation, we are using the variable step size approach. Clear हुई बात। तो ये वाली जो ग्रेनुलर नॉइज और स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन वाली नॉइज है, इसको अपन किस में अवॉइड कर सकते हैं, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में। अब जैसे ये देखो, इस वाले केस में देख रहे हैं, तो इसमें स्टेप साइज कांस्टेंट नहीं है, जैसे अपन अभी तक स्टडी कर रहे थे ना कि भाई स्टेप साइज कांस्टेंट होनी चाहिए, पर यहाँ स्टेप साइज कांस्टेंट नहीं है। ये देखो, ये जैसे स्टेप साइज यहाँ वाले की स्टेप साइज क्या है, S1 है, और जैसे इसने अडेप्टिव नेचर लाया, जैसे स्लोप बढ़ रहा है और इसने इसको अडेप्ट करना है या इसको टच करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसने स्टेप साइज क्या कर दी, S2 कर दी। और स्टेप साइज S2 क्या होगी, S1 से क्या है, ग्रेटर देन। मतलब यहाँ स्टेप साइज कांस्टेंट नहीं है, यहाँ स्टेप साइज वेरी कर लिया। वेरी किसके अकॉर्डिंग कर रही है, कि वो सिग्नल को एडॉप्ट कर सके, सिग्नल को टच कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। इज इट क्लियर। ये भी क्या है, 1 बिट पीसीएम ही है। ये डेल्टा मॉड्यूलेशन और अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों ही क्या है, 1 बिट पीसीएम है। दोनों ही क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि वहां स्टेप साइज कांस्टेंट है, डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज कांस्टेंट है, यहाँ अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज वेरी कर जाती है ना। स्टेप साइज वेरी करेगी एज अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का जैसा स्लोप रहेगा वो उसके हिसाब से स्टेप साइज क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। अब जैसे यहाँ देखें तो ये जो वाली रेड लाइन है, ये क्या है, रेड लाइन। इससे इंक्रीज हो रही तो 1 दे दिया, इंक्रीज हुई 1 दिया, इंक्रीज हुई 1 1, जैसी डिक्रीज हुई 0 0 0। इस तरह से मैंने इसको आइडेंटिफाई कर सकते। वही सेम अप्रोच रहेगी जैसे अपन डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टडी कर रहे थे, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ स्टेप साइज क्या है, वेरिएबल है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अपन देखें इसका ट्रांसमीटर सेक्शन। ट्रांसमीटर सेक्शन को देखें तो दोनों के सेम है, डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन के दोनों के सेम रहेंगे। केवल डिफरेंस कहां सा, कौन सा सेक्शन में डिफरेंस आ रहा है, केवल ये वाले सेक्शन, ये अपन ने एडिशनल जोड़ा है अलग से। डेल्टा मॉड जैसे बाकी नीचे का सारा पोर्शन क्या है, डेल्टा मॉड्यूलेटर के इक्विवेलेंट है, जैसे डेल्टा मॉड्यूलेटर का ट्रांसमीटर सेक्शन का सेम वही है। बस केवल एक एडिशनल अपन ने कौन सा लॉजिक जोड़ा है, ये लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल। क्योंकि स्टेप साइज तो वेरी करनी है, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज को वेरी करना है। कभी स्लोप ज्यादा है तो स्टेप साइज इंक्रीज करनी है, कभी स्लोप कम है तो स्टेप साइज को रिड्यूस करना है। सो टू कंट्रोल द स्टेप साइज वी हैव टू यूजिंग द लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल। बाकी सारा का सारा सर्किट सेम वही है जो डेल्टा मॉड्यूलेटर का था। इज इट क्लियर, ओके। एडीएम रिसीवर को देखा, एडीएम रिसीवर भी सेम वही है, सेम वही सेक्शन ये वाला था, ये अपन देख रहे थे। सेम वही डेल्टा मॉड्यूलेटर का एक्यूमुलेटर लगाया, लो पास फिल्टर लगाया, एडिशनल सेक्शन कौन सा जोड़ा, ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन कौन सा है, लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल। तो केवल लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल ही एक एडिशनल अरेंजमेंट है जो एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर में कनेक्ट करना है। बाकी सारा का सारा सर्किट डेल्टा मॉड्यूलेटर की तरह सेम रहेगा। तो स्टेप साइज को वेरिएबल करना है, स्टेप साइज को चेंज करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग अ लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल। इज इट क्लियर, ओके। अब एक एग्जांपल आएगा इसमें, एक एग्जांपल है, इन डेल्टा मॉड्यूलेशन इनपुट सिग्नल इज ए साइन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी FM, amplitude AM. If the step size is S, sampling period is TS, then show the slope overload distortion will occur if AM is greater than S upon 2 pi FM TS. सिग्नल पहले अपन ने कौन सा कंसीडर करा है, M of t equals to AM sin 2 pi FM t लिया, ठीक है। अब इस सिग्नल का अपन स्लोप निकालें, तो स्लोप निकालने के लिए अपन क्या है, जैसे अपन ने 12th में भी स्टडी करा था, क्या इसका डेरिवेटिव निकालो। डी बाई डी टी जैसे करेंगे तो डी बाई डी टी एक्चुअली क्या होगा, सिग्नल का स्लोप। तो डेरिवेटिव करा डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी, दैट इज द स्लोप ऑफ एम ऑफ टी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एम ऑफ टी इस तरह से आइडेंटिफाई करें। अब एक तो स्लोप अपने को निकालना है उस एनालॉग सिग्नल का,
ठीक है, एक स्लोप किसका निकालना है, स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन है। दो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो एनालॉग सिग्नल है या साइनसोइडल सिग्नल है उसका तो स्लोप अपन ने इससे निकाल लिया। अब ये जो स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन है, ये वाला जो स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन है, इसका स्लोप निकालना है। जैसे यहाँ देखो, ये है ना स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन, इसका अपन स्लोप निकालना चाहें तो ये ट्रायंगल की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, और इसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या रहेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ये स्टेप साइज है, ये टीएस है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन टीएस। ठीक है ना, ये जैसे अपन ये एंगल बनाया, ये एंगल ले लिया थीटा, ये टीएस है, ये एंगल ले लिया थीटा, ये लिया टीएस, और ये स्टेप साइज एस। तो टेंजेंट टेन थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन टीएस। अब ये स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन कब आएगी, जब जैसे साइनोसोइडल सिग्नल है, इस साइनोसोइडल सिग्नल का स्लोप अगर ज्यादा है इस स्टेयरकेस वाले से, तभी जाके स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन आएगी। तो ये कंडीशन लगाएगी, टू क्रिएट ए स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन स्लोप ऑफ साइन वेव इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द डेल्टा सिग्नल। तो ये वाला जो इसका है, ये वाला जो है इसका डेरिवेटिव या इसका जो स्लोप है वो मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन। इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस अपॉन टीएस। ये वैल्यू पुट ऑन करी, इसका डेरिवेशन करा, am sin 2 pi fmt का करा, तो am 2 pi fm कांस्टेंट आ गया, sin का क्या हो गया cos 2 pi fmt ग्रेटर देन s अपॉन ts। sin और cos की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। आउटपुट में क्या बाहर क्या आ जाएगा, इसमें am 2 pi fm ग्रेटर देन s अपॉन ts, am is greater than s upon 2 pi fm ts। तो कई बार क्या है, एग्जाम के आरटीओ एग्जाम में कई बार इसका डेरिवेशन वाला सेक्शन भी आ जाता है। कई बार कि साइनोसोइडल सिग्नल लगा के फिर ये कंडीशन इसमें अप्लाइड करी, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन की, ये कंडीशन आइडेंटिफाई करी। ठीक है, तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पुट ऑन हो जाते हैं। अभी आज की क्लास में कोई डाउट्स या कोई इश्यू हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की क्लास में कोई इश्यू या कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ओके, चलो अटेंडेंस लेते हैं। अक्षता माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। अदीशा, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है ना। तो इसकी स्टडी करो, नोट्स मैंने अपलोड कर ही दिए हैं गूगल क्लासरूम पे, यूट्यूब पे मैं आपकी ये वीडियो को अपलोड कर दूंगा, उस पर आप देख सकते हो, और कोई डाउट या कोई इश्यू हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।